साथियों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार कौशल। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द भेद को पढ़ेंगे। शब्द, सर्वप्रथम हम शब्द को समझ लें कि शब्द की परिभाषा क्या है। एक सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहा जाता है। परिभाषा के रूप अगर हम देखें तो उसे कुछ इस प्रकार कहा जा सकता है: एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक शब्द, क्षमा कीजिएगा, एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहा जाता है। अब यहाँ पर यह स्पष्ट हो जाता है कि जो शब्द बनते हैं वे ध्वनि समूहों से बनते हैं। ध्वनि समूह यानी कि ध्वनि, वर्ण, वर्णों के ऐसे समूह जिनका कोई अर्थ निकल रहा हो वह शब्द कहलाते हैं। तो दूसरा प्रश्न यह बनता है, फिर वर्ण की परिभाषा क्या होगी? वर्ण, इसे हम ध्वनि भी कह सकते हैं। ध्वनियों के वे मौलिक सूक्ष्मतम रूप जिन्हें और विभाजित नहीं किया जा सकता, वे वर्ण कहलाते हैं। इनको विभाजित नहीं किया जा सकता, वे वर्ण कहलाते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। ध्वनि या वर्ण के उदाहरण के रूप में हम अगर देखें तो जैसे क है, क को अगर हम इस प्रकार लिखते हैं तो इसमें क प्लस अ, तब जाकर पूर्ण रूप से यह क बना हुआ है, यानी कि इसे विभाजित किया जा सकता है। क के साथ यानी व्यंजन के साथ वर्ण लगा होने से ही यह पूर्ण तरह क बन पाया। इसी तरह अन्य वर्ण भी अगर हमें लिखने हों तो कुछ इस प्रकार ही लिखे जाएंगे। जैसे ख को अगर लिखना हो तो पहले ख आधा होगा, फिर उसमें अ लगा होगा, तब जाकर यह पूर्ण रूप से ख बनता है। तो हम देखते हैं यहाँ इसका विभाजन किस रूप में हुआ है, अ के रूप में, यानी यह यहाँ पर स्वर लगा हुआ है व्यंजन में, तब जाकर यह पूर्ण रूप से ख बन पाया। जबकि हमने वर्ण की जो परिभाषा देखी वह यह थी कि उन्हें और विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात यह वर्ण ये तो नहीं हो सकता। फिर वर्ण कौन सा हुआ? वर्ण हुआ यह जो आधा लगा हुआ है ना। तो हम इस तरह से देखते हैं कि वर्ण की जो परिभाषा बनती है
वह है यह कि ध्वनियों के वे मौलिक और सूक्ष्मतम रूप, यानी सूक्ष्मतम सबसे छोटा रूप जो और विभाजित नहीं हो सकता, वह वर्ण कहलाता है। और उन्हीं वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। सार्थक समूह, यूं तो वर्ण लिखने को हम लिख दें, हम वर्णमाला जब पढ़ते हैं तो क से ज्ञ तक पढ़ते हैं, लेकिन वह एक समूह सार्थक नहीं होता। अब इन वर्णों के लिए हिंदी में जो वर्ण आए जिनसे वाक्य बनते हैं, उनका भी वर्गीकरण हुआ है कि हिंदी के जो शब्द हैं उनका वर्गीकरण हम कैसे करें। उनके 4 आधार हैं। वे 4 आधार कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। पहला आधार स्रोत या इतिहास के आधार पर, स्रोत या इतिहास के आधार पर। दूसरा रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा प्रयोग के आधार पर, रूप या प्रयोग के आधार पर। और अंतिम और चौथा जो है वह है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। अब जैसा कि हमने अभी देखा कि जो पहला था वह क्या था, स्रोत और इतिहास के आधार पर। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं, स्रोत या इतिहास के आधार पर। स्रोत या इतिहास के आधार पर हम अगर देखते हैं तो इसमें 5 तरह के शब्द सम्मिलित होते हैं। कौन कौन से? पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, चौथा विदेशी शब्द और पांचवा है संकर शब्द। यहाँ पर पहला जो है तत्सम शब्द, इन्हें हम देख लें। तत्सम शब्द उन्हें कहा जाता है जो संस्कृत से हिंदी के सफ़र तक ज्यों के त्यों अपनाए गए। इसकी हम परिभाषा अगर करें तो हम सीधे सर अर्थों में यह कह सकते हैं कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों अपनाए गए उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। दूसरे शब्द आते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत से
हिंदी तक के सफ़र में काफ़ी कुछ हद तक परिवर्तित हो गए थे। उनका रूप परिवर्तन हो जाने से वे तद्भव शब्द कहलाए। अगर हम तत्सम और तद्भव में थोड़ा अंतर करते चलें, शब्दों को देखते चलें तो अच्छा होगा। तत्सम शब्द के हम कुछ शब्द देख लेते हैं, जैसे अग्नि, अश्रु, अवतार, आशा, आश्रय, ईर्ष्या, सूर्य, ओष्ठ आदि। ऐसे कई और भी शब्द हैं जो संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों अपनाए गए। इसके अतिरिक्त तद्भव शब्दों को हम देख लें तो अश्रु, जिसका तद्भव रूप आंसू हिंदी में सम्मिलित हुआ। अग्नि, जिसका तद्भव रूप आग हिंदी में सम्मिलित हुआ। अंगुली, इसका हिंदी में अनावरण हुआ अंगुरी के रूप में। ईर्ष्या, ईर्ष्या का ईर्षा। सूर्य का सूरज। और भी कई अक्षर ऐसे आए जैसे ओष्ठ का होठ हो गया आदि, जो तद्भव रूप में अपनाए गए। देशज, देशज शब्द वे शब्द हैं जो क्षेत्रीय प्रभाव से प्रचलित हुए और हिंदी में ज्यों के त्यों अपनाए गए। ऐसे कुछ शब्द हम देख लें जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आवश्यकता अनुसार प्रचलित हो गए हैं, जैसे थैला, गड़बड़, पगड़ी, लोटा, टांग, ठेठ आदि। और भी कई शब्द हैं। चौथे नंबर पर आता है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द विदेशज यानी कि विदेश धन ज शब्द का अर्थ है विदेश में जो जन्मा, आगत हुआ, जिसका अर्थ है ना। तो जो विदेश से आया हुआ शब्द है विदेशी शब्द कहलाया। हिंदी में अनेक ऐसे शब्द हैं जो विदेशी मूल के हैं या परस्पर संपर्क के कारण यहाँ प्रचलित हो गए हैं। ऐसे शब्दों को यदि हम देखें तो जैसे ऑर्डर, कंपनी, कैंप, क्रिकेट इत्यादि शब्द यहाँ पर अपनाए गए हैं। कुछ शब्दों का हिंदीकरण भी किया गया है, जैसे ऑफिसर, उसे हिंदी में अफसर कहा जाता है। लैंटर्न, जिसे लालटेन कहा जाता है। हॉस्पिटल, जिसका हिंदीकरण करके अस्पताल किया गया है। कैप्टन, जिसको कप्तान भी कहा गया है हिंदी में। मुख्यतः और भी ऐसे शब्द हैं जो विदेशी शब्द हैं और हिंदी में अपना लिए। हिंदी ऐसी भाषा होती गई जो कई भाषाओं को अपने आप में समेटती गई।
अंतिम पांचवा जो आधार है जिससे शब्दों की शब्द शैली बढ़ गई है हिंदी में, वे हैं संकर शब्द। संकर शब्द दो भिन्न भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से जो शब्द बने वे शब्द संकर शब्द कहलाए। अब संकर शब्द को यदि हम देखें तो छाया एक संस्कृत शब्द है और दार एक फारसी शब्द है। दो भिन्न स्रोत हो गए, एक संस्कृत और दूसरा फारसी, लेकिन छायादार मिलकर एक शब्द बना जिसे हिंदी में अपना लिया गया और वह छायादार एक शब्द हो गया जिससे छाया प्राप्त होती हो, छायादार। यह एक संकर शब्द है। पान हिंदी शब्द है, दार फारसी, दान फारसी, तो पान दान एक निश्चित शब्द बन गया। रेल अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी हिंदी शब्द है, रेल गाड़ी एक कॉमन शब्द बना जिसे संकर शब्द कहा जाएगा। ये तो हुए हमारे पहले वर्गीकरण के पहला आधार स्रोत और इतिहास के आधार पर बने शब्द। इसके अतिरिक्त तीन और भी वर्गीकरण के आधार हैं जिनसे हम शब्दों को पहचान कर सकते हैं। दूसरा जो बताया था वह था रचना और बनावट के आधार पर। रचना के आधार पर इसके तहत तीन शब्द बनते हैं। एक ऋण शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग ऋण शब्द। योग ऋण शब्द, योग ऋण शब्द। तो यहाँ पर हम पहले शब्द को देख लेते हैं, ऋण शब्द। ऋण शब्द कौन से कहलाते हैं? वे शब्द जिनके सार्थक खंड न किए जा सकें, वे शब्द ऋण शब्द कहलाते हैं। हम गणित में भी पढ़ते हैं ऋण संख्या, अर्थात वे संख्या जो किसी अन्य संख्या से न कटे वे ऋण संख्या कहलाती हैं। इसी प्रकार से यहाँ देखें तो वे शब्द जिनके खंड न किए जा सकें, सार्थक खंड न किए जा सकें, ऋण शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं चावल। चावल अपने आप में एक सार्थक शब्द है, उसे किसी अन्य रूप में नहीं काटा जा सकता। छोटे छोटे शब्द देख लेते हैं। दिन, अगर हम दी को अलग हटा दें और न को अलग हटा दें तो अकेले दी का कोई अर्थ नहीं, अकेले न का भी कोई अर्थ नहीं होता। घर, घोड़ा, मुंह,
इत्यादि ऐसे अनेक शब्द निकलेंगे जिनको अलग अलग कर देने से कोई अर्थ नहीं निकल पाएगा। वे शब्द ऋण शब्द कहलाएंगे। नंबर 2 पर यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से बने होते हैं, यानी कि उनका योग हो जाता है, 2 शब्दों का योग हो जाता है, ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विज्ञान, अगर हम वी को अलग हटाएं और ज्ञान को अलग हटाएं तो वी का अर्थ यहाँ पर विशेष हो जाएगा और ज्ञान तो अपने आप में है ही। ज्ञान अर्थात बुद्धि, विशेष ज्ञान, विज्ञान, यह एक यौगिक शब्द है। विद्यालय, तो विद्यालय एक यौगिक शब्द है। राजा का पुत्र, राजपुत्र, राजपुत्र यौगिक शब्द है। सामाजिक यानी समाज और एक, समाज के लिए या समाज एक, सामाजिक, यह ऐसे शब्द हैं जो 2 शब्दों से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए इन्हें यौगिक शब्द कहा जाएगा। अगला आएगा योग ऋण शब्द। योग ऋण शब्द, यहाँ पर योग भी है और ऋण भी है, तो इसकी परिभाषा हम इस प्रकार देंगे कि वे शब्द जो यौगिक तो हैं ही, क्या हैं? वे शब्द जो यौगिक तो हैं ही, साथ ही ऋण भी हैं। यौगिक तो हैं ही, साथ ही ऋण भी हैं, वे शब्द योग ऋण कहलाते हैं। जैसे पीतांबर, लंबोदर, यहाँ पर देखें तो स्पष्ट समझ में आता है कि पीला है जिसका अंबर, यानी पीला और अंबर 2 शब्दों का योग हुआ और उसका अर्थ ऋण हो गया पीतांबर अर्थात श्री कृष्ण। लंबोदर, लंबा और उदर, ये 2 शब्दों का योग हुआ और इसका अर्थ ऋण हो गया अर्थात गणेश। दशानन, दश और आनन, ये 2 शब्दों का योग हुआ और इसका अर्थ हो गया रावण, जो योग ऋण शब्द हो गया। इस तरह से हम देखते हैं ऐसे शब्द जो बहुब्रीय समास के उदाहरण होंगे, वे शब्द योग ऋण शब्द भी हो जाएंगे। रचना की दृष्टि से देखें तो यौगिक और योग ऋण समान होते हैं। तो ये थे हिंदी के शब्दों को जो वर्गीकरण हम कर रहे थे उनके 2 प्रकार। वीडियो अधिक लंबा हो रहा है, इसलिए अंतिम 2 रूप में पुनः अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक जुड़े रहिएगा, मेरे अगले वीडियो को इंतज़ार कीजिएगा। धन्यवाद।